Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Force and Laws of Motion. न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम लोग कर चुके हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ चुके हैं. अब पढ़ेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन. आप सड़क पे जा रहे हो, आपको कोई एक बंदा धक्का दे देता है तो इमीडिएटली आपको बुरा लगेगा. वर्स्ट केस में उसको धक्का तो दोगे ही दोगे, बट क्या होता है उस बंदे पे डिपेंड करता है. अगर वो बंदा आपके बराबर का है तो आप उसे धक्का दे दोगे. अगर वो बंदा आपसे कमजोर है तो आप उसके ऊपर ज्यादा चढ़ जाओगे. बट अगर वो बंदा आपसे ताकतवर है तो आप चुपचाप निकल जाओगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपने रिएक्शन नहीं दिया, यहाँ पर आपने दिमाग भी लगा लिया. बट न्यूटन का थर्ड लॉ कुछ अलग तरीके का है. न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है कि सपोज एक बुक है जो एक टेबल पे पड़ी हुई है और ये रेस्ट पर है. दिस इज अ बुक विच इज एट रेस्ट. तो ये बुक टेबल पे एक फोर्स लगा रही है ड्यू टू इट्स वेट, नीचे की तरफ, जो कि इसका वेट है. अब ऐसा तो नहीं कि टेबल टूट रही है, टेबल तो नहीं टूट रही. टेबल बुक को भी इक्वल रिएक्शन दे रही है, ना कम दे रही है ना ज्यादा दे रही है, प्रॉपरली इक्वल रिएक्शन दे रही है ऊपर की तरफ, जिसे बोलेंगे रिएक्शन. अगर वो रिएक्शन ज्यादा होता, टेबल का रिएक्शन ज्यादा होता तो बुक उछल जाती. कभी एक सुई के ऊपर बैठ के देखना, पता चल जाएगा. यहां से एक फोर्स लग रही है और यहां से भी एक फोर्स लग रही है जो कि इक्वल है. बैलेंस फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा हुआ है. तो न्यूटन जी के हिसाब से ये था फोर्स ऑफ एक्शन. फोर्स ऑफ एक्शन जो बुक ने टेबल पे टाला. अब टेबल ने क्या किया, टेबल ने दिया रिएक्शन, इसे बोलेंगे फोर्स ऑफ रिएक्शन. और दोनों में से कोई भी नहीं हिला, दोनों में से कोई नहीं हिला. तो न्यूटन जी ने बोला, न्यूटन जी ने के फोर्स ऑफ एक्शन इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ रिएक्शन. हमने कहा ओके, बात समझ आ गई. हमने एक दीवार ली, एक दीवार पे, तगड़ी दीवार थी, हमने ताकत लगाई, फोर्स ऑफ एक्शन, प्रॉपर कोशिश कर रहे हैं कि इसको धक्का दें और ये गिर जाए. बट उसी समय दीवार ने भी हम पर एक धक्का लगाया, जिसे हम बोलेंगे फोर्स ऑफ रिएक्शन. और क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल थी तो ना दीवार हमारे ऊपर गिरी ना हम दीवार के ऊपर गिरे. तो यहां पर भी एक एग्जांपल आ गया कि फोर्स ऑफ एक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिएक्शन. ऐसे ही बैठे हुए हैं, कहीं कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल आराम से. न्यूटन जी ने कहा जब हम चलते हैं, जब हम चलते हैं तो वी अपने पैर से, वो पैर का डायग्राम मत देखना, वी पुश, वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड. अगर आपको याद हो तो हम जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं, हम जमीन को आगे की तरफ नहीं धकेलते, पीछे धकेलते हैं. एंड जो जमीन है, जमीन पुशेस अस फॉरवर्ड. अब अगर हमें तेज तेज चलना है तो हम क्या करते हैं, वी पुश द ग्राउंड हार्ड, हार्ड तरीके से, बहुत ज्यादा जान लगा के पीछे की तरफ धक्का देते हैं जमीन को. तो उस केस में जमीन भी हमें उतना ही पुश देती है. अगर आपने कभी रनिंग करी हो, तो अगर आपने प्रोफेशनल रनिंग करी हो तो वहां पे एक सपोर्ट सिस्टम होता है, जहां पे रनिंग करने से पहले, जब जब हम रनिंग करते हैं तो वी रनिंग स्टांस में आते हैं और वी पुश द ग्राउंड हार्डर. अगर आपको याद हो तो एक बार के लिए उजैन बोल्ट को पुश करते हुए देखो, यूट्यूब पे उनकी काफी वीडियोस हैं. किसी भी रेस को स्टार्ट करने से पहले एक रेसर, स्प्रिंटर जमीन को पीछे की तरफ बहुत तेज ताकत से धकेलता है, जो स्टैंड होता है उसको. एंड वो जो स्टैंड है पुशेस द एथलीट फॉरवर्ड. बट न्यूटन जी ने क्या ऑब्जर्व किया था, एक्सपेरिमेंटली, न्यूटन जी ने एक्सपेरिमेंटली बोला था, प्रॉपर कैलकुलेट करके न्यूटन जी ने, दैट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ये बोला था, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज. उन्होंने बोला हमेशा, ऐसा नहीं आज होगा कल नहीं होगा, आज, और ये जीवन का उसूल है,
there is always an equal and opposite reaction. There is always an equal and opposite reaction. इस चीज को मुझे पॉज करो और फटाफट से लिखो. जो फोर्स ऑफ एक्शन होगा वही फोर्स ऑफ रिएक्शन होगा. गुब्बारा फुलाओ हवा का और उसको छोड़ दो तो उसमें से हवा निकलती है नीचे की डायरेक्शन में. जिस स्पीड से हवा नीचे की डायरेक्शन में आ रही होती है उसी स्पीड से वो हवा उस गुब्बारे को आगे की डायरेक्शन में फेंकती है. कभी भी नोट कर लेना. कभी तुमने राइफल चलते हुए नहीं देखी होगी भारी भारी वाली. जब एक बंदूक मोटे वाली, अब तो बहुत ऑटोमेटिक गन्स आ गई हैं जिनमें काफी कुछ टेक्नोलॉजी आ गई है, बट जो पुरानी राइफल्स होती थी जितनी तेज ताकत से गोली आगे जाती है उतनी तेज ताकत से गन पीछे आती है. फोर्स ऑफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ रिएक्शन. फोर्स ऑफ एक्शन अगर लेफ्ट टू राइट है तो फोर्स ऑफ रिएक्शन, अगर फोर्स ऑफ एक्शन लेफ्ट टू राइट है तो फोर्स ऑफ रिएक्शन राइट टू लेफ्ट होगा. तो अगर ये F है तो ये भी F होगा. तो बच्चा बोलेगा नहीं सर ये दोनों F नहीं हो सकते. भले ही आप इक्वालिटी का साइन लगा दो. एक फोर्स लेफ्ट से राइट जा रही है और एक फोर्स राइट टू लेफ्ट जा रही है और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो इस फोर्स का नाम दो F1, इस फोर्स का नाम दो F2. फिर भी सर ये बराबर नहीं होंगे. एक F1 और एक को लिखोगे आप -F2 कि अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलते हो, अगर लेफ्ट टू राइट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है तो सर राइट टू लेफ्ट वाली डायरेक्शन नेगेटिव होगी. और इक्वल करने के लिए नेगेटिव के आगे आपको एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा. F1 is always equals to -F2. ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना. और सर एक और बात नोट सर, फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन act on two different bodies. कुछ शैतान बच्चों के मन में आ रहा होगा अगर मैडम हमारी गाल पे थप्पड़ मारती हैं तो जितना दर्द हमारे गाल पे होता है क्या उतना दर्द मैडम के हाथों पर भी होता है? तो इसका जवाब है हाँ, बट फर्क बस इतना होता है कि मैडम के हाथ थोड़े से हार्ड, वो सॉफ्ट होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं तो उन पे दर्द कम होता है, और हमारे गाल कंपैरेटिवली सॉफ्ट होते हैं इसीलिए उन पे दर्द थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है. और अगर आप रेगुलर पिटने वाले हो तो डजेंट मैटर, डेली भी पिट जाए, मैडम मार मार के मैडम के हाथों में दर्द हो जाएगा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. तो क्लास बोलेगी ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर दोबारा 4 बार 5 बार F1 इज नेवर इक्वल्स टू F2. एक फोर्स F1 है तो उसके इक्वल जो दूसरी फोर्स होगी उतनी ही लेंथ की होगी और उसी डायरेक्शन में होगी. और ये दोनों, अगर ये फोर्स ऑफ एक्शन है तो दूसरी भी फोर्स ऑफ एक्शन है जो अलग अलग जा रही है. बट न्यूटन थर्ड लॉ के लिए ये दो चीजें टकराई, ऐसे दो घुसे टकराए जैसे दो तीर टकराते थे. रामायण अगर आपने पुरानी वाली देखी हो, नई वाली देखी हो, वन इज फोर्स ऑफ एक्शन, अदर इज फोर्स ऑफ रिएक्शन. तो अगर आपसे कोई बोले हाउ डू वी वॉक, हाउ डू वी वॉक, तो आप बोलोगे व्हेन वी वॉक, व्हेन वी वॉक वी पुश the ground backward. We push the ground backward. That is force of action. At the same time, ground pushes us forward. इसको बोलेंगे force of reaction. And due to this, we can walk freely. We can walk क्या बेटा? Freely. Force of action is always equals to force of reaction. Why does a athlete pushes the ground harder? He pushes the ground backward with a greater force so that the ground pushes the runner forward with the same amount of force so that he can take a jump. ये जो बोल रहा हूं आराम से सुनो और लिखो.
To every action there is always an equal and opposite reaction. अगर वो बोलते हैं to every action there is an equal and opposite reaction, whenever one body exerts force on another body, the second body exerts equal and opposite force on the first body. Newton's second third law एक और तरीके से, whenever a body exerts force over another body, the second body exerts equal and opposite force on the first body. बेटा जब मैं अगले पेज पे आता हूं ना तो मुझे पॉज कर लिया करो ताकि नोट्स आपके स्ट्रांग बनने चाहिए. उन्होंने बोला द केस ऑफ जेट एरोप्लेन्स. कभी भी आपने देखा हो जो स्पेस में बड़े बड़े रॉकेट्स जाते हैं, व्हेन अ रॉकेट या जेट इज फायर्ड, उनमें से पीछे में से आग और गैस निकलती है. दे एक्सर्ट अ ग्रेट वॉल्यूम ऑफ गैसेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. बहुत तेज स्पीड से बहुत सारी गैसेस नीचे की तरफ जाती हैं, जिसे बोलते हैं फोर्स ऑफ एक्शन. एंड these gases pushes the jet with same amount of force, that is force of reaction, in the upward direction. ये बात याद रख लेना. And this is how a rocket is fired. इसके ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन आता है. A rocket cannot propel itself in vacuum. वैक्यूम वो जगह होती है जहां पर कोई भी गैस नहीं होती. वेयर देयर इज नथिंग, जहां पर कुछ नहीं होता. तो अगर रॉकेट नीचे गैस नहीं भेजेगा तो वो गैस रॉकेट को आगे नहीं भेजेगी. तो इस वजह से रॉकेट कैन नॉट प्रोपेल इटसेल्फ इन वैक्यूम. अगर चलो आओ थोड़ा सा कश्मीर चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान देगी क्लास. हमने एक बोट बनाई, इसको बोलते हैं चप्पू को क्या बोलते हैं मैं भूल रहा हूं. मैं ओर्स, इसे बोलते हैं OARS. तो जब पानी में जब बोट चलती है तो जो बोट चलाने वाला बंदा होता है वो अपने हाथों से पानी को पीछे पुश करता है. वो हाथों से पानी को पीछे करता है, जिसकी वजह से बोट आगे की तरफ प्रोपेल होती है. जितना ज्यादा स्पीड से हम पानी को पीछे धकेलेंगे उतनी ही ज्यादा स्पीड से पानी हमें आगे की तरफ धकेलेगा. सो whenever we are the oars, we with the help of oars we push the water backward for applying force of action, and the oars pushes us forward with the same amount of force, providing force of reaction. This is how a boat moves in water. एक होता है हॉस पाइप. भगवान ना करे आपको रियल लाइफ में इसको देखना पड़े. वो जो बड़े बड़े वाले जो जिनमें पानी होता है ना, 3 इडियट्स में तो दिखे छोटे वाली दिखाई थी. जो फायर ब्रिगेड वाले लोग होते हैं उनके पास जो पाइप होता है वो वाला, जिसमें से पानी बहुत 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 तेज स्पीड से आगे की डायरेक्शन में आता है. अब ये पानी जब इतनी तेज स्पीड से आगे की डायरेक्शन में आ रहा है तो ये पाइप को बहुत तेज स्पीड से पीछे की डायरेक्शन में धक्का देता है. तो इस पाइप को पकड़ने के लिए 2 लोग या 2 से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ जाती है. ये याद रख लेना
In case of hose pipe, water is propelled in the forward direction with a greater amount of, with a very great force, and the water pushes the pipe in the backward direction with the same amount of force. ये hose pipe वाला केस इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बस ध्यान से देख लेना। एक और बात, ऐसी पंगे ले रहा हूं, ये F1 इज इक्वल्स टू होता है माइनस F2, ये समझ आ गया? यहां पे लिखोगे नेगेटिव साइन shows forces are acting in opposite direction। प्लीज मेरी बात समझना, पक्का? अब बच्चे ने कहा सर फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए, तो ये F1 है तो इसको m1 इंटू ए1 कर दो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक। तो ये माइनस का साइन है, F2 है तो इसको m इंटू ए, नहीं जी, m2 इंटू ए2 कर दो, m2 इंटू ए2, क्योंकि दो अलग अलग मास हैं, दोनों की अलग अलग एक्सेलरेशन है। तो ऐसी पंगे ले रहा हूं, तो बच्चा बोलेगा सर m1 इंटू v1 माइनस u1 अपॉन t1 बराबर माइनस m2 v2 माइनस u2 अपॉन t2। क्या सर मैंने सही लिखा है? क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस u अपॉन टी। तो परफेक्ट लिखा है आपने, बस एक थोड़ी सी गलती करी है, यहां पे t1 और t2 नहीं आएगा, यहां पर t ही रहेगा। ये चीज ध्यान से समझ लेना। जब दो बॉडीज आपस में टकराती हैं, जब दो बॉडीज आपस में टकराती हैं तब क्या होता है, इस चीज को ध्यान से देख लेना प्लीज, थोड़ा सा ध्यान से देख के चलना कि टाइम टाइम सेम रहेगा। टाइम क्यों सेम रहेगा? क्योंकि ड्यूरिंग एक्शन एंड रिएक्शन टाइम ऑफ इंपैक्ट इज सेम। आप जितनी देर के लिए ग्राउंड को पीछे धकेलते हो, ग्राउंड भी उतनी देर के लिए आपके साथ कांटेक्ट में होता है। ताली बजा रहा हूं, इस हाथ से अगर ताली बजा रहा हूं, आप प्लीज देख लेना इस चीज को, ताली बजाते हुए ये F1 ये F2, जितनी देर के लिए ये हाथ इस हाथ के टच में आ रहा है, उतनी देर के लिए ये हाथ उस हाथ के टच में आ रहा है। मैम ने मारा चांटा, सीधा पड़ा चांटा मेरे बच्चे को, तो जितनी देर के लिए मैम का हाथ गाल पे पड़ा है उतनी देर के लिए गाल और हाथ आपस में टच किए हैं। फोर्स ऑफ एक्शन और रिएक्शन के यही साइंस है। ये नहीं कि मतलब बहते जाओ, चिड़िया उड़, तोता उड़, कुत्ता उड़, कमीना उड़, आई एम सॉरी 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 फॉर द वर्ड, आई एम सॉरी, तो ये नहीं होना चाहिए। किसी को भी ले लो तो ये वर्ड, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट टाइम ऑफ इंपैक्ट इज द सेम। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात आती है कंजर्वेशन की। कंजर्वेशन का मतलब समझो, यहां मैं आपको एसएसटी नहीं पढ़ा रहा, बट मैं एसएसटी पढ़ा सकता हूं, मुझे ऐसा लगता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन? अगर कंजर्वेशन की बात करें तो कंजर्वेशन में होता है, आपके पापा 40,000 रुपए आपके पापा का पास पड़ा हुआ था, आपके पापा 40,000 रुपए का गोल्ड ले आए, तो क्या घर पे लड़ाई होगी? घर पे लड़ाई नहीं होगी, घर पे बिल्कुल लड़ाई नहीं होगी। मैंने स्क्रीन चेंज नहीं करी, आपके पापा के पास 40,000 पड़ा था, वो 40,000 रुपीज का गोल्ड ले आए। क्योंकि गोल्ड क्या है? गोल्ड एक एसेट है। गोल्ड की वैल्यू कभी भी देख लेना हमेशा बढ़ती ही है, कभी कम नहीं होती, और कम होती है तो बहुत कम नहीं होती। तो यहाँ पे मम्मी दुखी नहीं होंगी, मम्मी खुश होंगी। हाँ, अगर आपके पापा के पास 40,000 रुपया है और आपके पापा 40,000 रुपए का एक टीवी ले आए, एलईडी बढ़िया वाला टीवी ले आए, तो क्या मम्मी खुश होंगी? मम्मी इस बात पे थोड़ा सा दुखी हो जाएंगी। क्यों दुखी होंगी? क्योंकि जैसे ही वो 40,000 का टीवी शोरूम से बाहर निकलेगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। उसकी वैल्यू, ये कोई चीज टीवी की वैल्यू कभी बढ़ेगी नहीं, तो पैसा बर्बाद हो गया। इस केस में पैसा कंजर्व हो गया, इस केस में पैसा बर्बाद हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन? कंजर्वेशन का मतलब है कि हमारे रिसोर्सेज खराब ना हो, हमारे रिसोर्सेज खराब ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देके चलना। हमारे पास सपोज 1500 टाइगर्स हैं हमारे यहाँ, टाइगर्स की कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो उन 1500 टाइगर्स के नाम भी रखे हुए, नंबर्स भी हैं सब पे, सबका आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड है।
तो हम चाहते हैं वर्स्ट से वर्स्ट केस में भी हमारे पास 1500 से कम टाइगर्स नहीं रहने चाहिए। अगर सपोज एक टाइगर मर रहा है तो एक टाइगर यहां पर प्लस जरूर होना चाहिए। अगर सपोज 2 टाइगर्स मर गए तो यहां पर वर्स्ट केस में 2 टाइगर जरूर। और अगर ये नंबर इक्वल चल रहा है तो इसे बोलेंगे हमारा टाइगर का कंजर्वेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने टाइगर शुरू में थे उतने ही टाइगर्स आज हमारे पास अभी भी हैं। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जितना हमारे पास पहले था उतना ही हमारे पास अभी भी है। इस चीज को ध्यान दे लेना, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।